दोस्तों उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप ओवरथिंकिंग बिल्कुल मत कीजिए। बस अब फ़ोकस कीजिए जितना हो सके उतना पढ़ाई करने का और कंटेंट को समझने का करके क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो आपको अच्छा स्कोर आने ही वाला है। हाँ, स्ट्रेस आता है कि सर इतना सब कुछ कैसे एक साथ याद आएगा? ये लॉ जैसा सब्जेक्ट नहीं बेटा जहाँ पे आपको है ना सारे हेडर्स या फिर प्रोविजंस याद करनी। यहाँ पे आप अगर कांसेप्ट क्लियर रखते हो तो वहाँ पे 4 ऑप्शन आने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। आज मैं आपका जो रिवीजन करा के देने वाला हूँ वो सारांश यस इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है वहाँ पे जो क्विक चार्ट बनाए हुए हैं वहाँ से हम चैप्टर नंबर 2 को रिवाइज़ करने वाले हैं। मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस दिलाना चाहूँगा कि इतना ये पहले पूरा लेक्चर देख लीजिए। बहुत बार खुद से हम नहीं कर पाते, हमें डाउट रहता है सर क्यों ना हम मॉड्यूल पढ़े। एक लेक्चर देखिए और कॉन्फिडेंस फ़ील कीजिए कि हाँ सर, इससे अगर 2-5 बार भी बढ़ गए तो हमारा फ़ायदा ही होगा करके। तो बिना इधर-उधर की बातें किए अब शुरू करते हैं लेक्चर। आपका पूरा फ़ोकस इस लेक्चर पे होना चाहिए, पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। दोस्तों ट्रस्ट मी इंस्टीट्यूट का ही मटेरियल है, इससे हम लोग पढ़ रहे हैं तो और ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर 2 के पॉइंट से जो है मीनिंग ऑफ डिमांड। यहाँ पे मुझे पता है सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझने को मिलेंगे। हमें पता है डिमांड मीन्स व्हाट सर डिज़ायर और विश टू बाय एंड कंज्यूम अ कमोडिटी और सर्विसेज बैक्ड बाय एडिक्वेट एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। सर ये इतिहास से पढ़ने से बेटर हमारे 12th में ही हमको ये चीजें अच्छे से पता थी। एक इक्वेशन आता था इफेक्टिव डिमांड का जहाँ पे डिजायर होता था, एबिलिटी टू पे होता था और विलिंगनेस टू पे होता था कि जहाँ पे आपका एबिलिटी भी है, आप खर्चा करने के लिए तैयार हो और आपका डिजायर है तो उसे इफेक्टिव डिमांड कहा जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा था कि कोई बेकर है जिसे कार खरीदनी है। अच्छा डिजायर तो है बट उसके पास पैसा नहीं है, एबिलिटी टू बाय नहीं, तो उसे हम डिमांड कहेंगे क्या? आंसर इज नो। तो ये वाला पॉइंट था करके। अब यहाँ पे आए, ये इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द पीपल विल बाय मोर एट लोअर प्राइस एंड लेस एट हायर प्राइस अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो सर इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लॉ ऑफ डिमांड का बेसिक प्रिंसिपल जो प्राइस एंड डिमांड का रिलेशनशिप बताता है, कौन सा रिलेशनशिप बताता है सर? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब क्या कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड आपका कम होने वाला है एंड वाइस वर्सा, जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो ये एक साइकोलॉजी बताता है कंज्यूमर की। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि लोग कैसे बिहेव करेंगे? पीपल विल बाय मोर एट लोअर प्राइस एंड पीपल विल बाय लेस एट हायर प्राइस। तो ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट था। चलो इसे भी हम कॉन्फिडेंस के साथ खत्म करके आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत ज्यादा आईएमपी पार्ट हो जाता है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अब इस पे फोकस कीजिएगा। क्या कहा हुआ है जरा ध्यान दे दीजिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू मार्शल, ठीक है, द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो आपको पता है डीएमयू आपने पढ़ा हुआ है बेटा, डीएमयू ये एमसीक्यूज क्या बन रहा है जरा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। मतलब देखो हमें ये तो पता है कि जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व कैसे मूव कैसा उसका मतलब शेप होता है, कहाँ पे जाता है? डाउनवर्ड स्लोप होता है। बट अगर आपको ऐसे सवाल आ गया कि कौन सा इकोनॉमिस्ट है, कौन से इकोनॉमिस्ट का कहना है कि डिमांड का जो डाउनवर्ड स्लोप जा रहा है वो किसकी वजह से जा रहा है? ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ व्हाट? लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जितना आप कंज्यूम करते हो उतना आपको और कम चाहिए करके, उतना यूटिलिटी कम कम होते जाता है, ठीक है। बट आगे देखिए, हाउएवर अकॉर्डिंग टू हिक्स एंड एलन, अब हिक्स एंड एलन कहां पे आता है पता है बेटा? आपने देखा रहेगा तो इंडिफरेंस कर्व, जहां पे वो कहते हैं कि ऑर्डिनली यूटिलिटी को हम नंबर्स में नहीं गिन सकते, कार्डिनल नहीं गिन सकते, हम उसे प्रेफरेंस में गिनेंगे। तो ऑर्डिनल इंडिफरेंस कर्व का थियरी किसने दिया हुआ है? हिक्स एंड एलन। इनका कहना है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड तो जाता है बट किसकी वजह से? ड्यू टू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो ये हम देखेंगे, ये आईएमपी कीजिए। क्या मुद्दा था जरा समझिए। डिमांड कर्व डाउनवर्ड जा रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट दो इकोनॉमिस्ट आ गए, एक तरफ आ गए मार्शल और एक तरफ आ गए हिक्स एंड एलन। मार्शल का कहना है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों जा रहा है? क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से। जबकि हिक्स एंड एलन का कहना है कि भाई इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड जा रहा है। तो अगर एमसीक्यूज में आपको ये कंसेप्ट टेस्ट किया जाए तो इस तरह अच्छे से लिखना करके हो गया। डन सर, चलो इसको भी ओवर कर देते हैं। अब यहां पे आते हैं, क्या कहा है देखिए। द डिमांड कर्व यूजुअली स्लोप्स डाउनवर्ड बट एक्सेप्शनली स्लोप अपवर्ड अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस एज इन केस ऑफ कॉन्स्पिशियस गुड्स, गिवन गुड्स। उसके बाद जो नेसेसिटीज है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, ये एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है। स्पेकुलेशन वाली चीज, मतलब आपने ये सुना ही रहेगा कि जहां पे आप गिफन गुड्स में सर रॉबर्ट गिफन का एक थियरी पढ़ते हो कि वहां पे देखा गया कि जो लो क्वालिटी गुड्स है, लो क्वालिटी गुड्स गिफन गुड्स, उसका प्राइस अगर कम होता है तो डिमांड भी कम हो रहा है।
तो इस केस में उन्होंने कहा कि यूजुअली तो डाउनवर्ड जाता है डिमांड का, लेकिन एक्सेप्शनल होगा जब डिमांड का अपवर्ड भी शिफ्ट होगा। कौन से केस में? सारे एक्सेप्शंस में जो 12th में आपने किए थे। ठीक है, गिफ्ट एंड गुड्स हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर कंज्यूमर को लग रहा है कि अभी प्राइस गिरा, लेकिन उसे ऐसे फील हो रहा है कि भविष्य में और प्राइस गिरेगा, तो ये कम प्राइस पे भी कंज्यूमर डिमांड नहीं करता है। ठीक है, वो वेट करते कि और प्राइस गिरे। तो ये यहाँ पे थियरी काम नहीं करता लॉ ऑफ डिमांड का, और ये क्या होते हैं? एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है भाई, चलो ये वाला चीज खत्म हो गया। दोस्तों अब यहाँ पे ना आप लोगों को डिमांड में ही ये दो पैराग्राफ अगेन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसको और अच्छे से समझा के बताऊं। आप जब लॉ ऑफ डिमांड देखते हो ना, वहां पे दो पॉइंट, दो कंसेप्ट पढ़ते हो। एक होता है वेरिएशन इन डिमांड, और एक होता है चेंज इन डिमांड। आपको याद आ रहा है? बोलो यस और नो। हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, वेरिएशन क्या होता है, जरा ध्यान से समझ। जब आपका डिमांड ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस अदर थिंग्स रिमेन सेम, मतलब बाकी सारे फैक्टर सेम हो गए, सिर्फ प्राइस की वजह से अगर आपका डिमांड बदला तो उसे वेरिएशन कहते हैं। मतलब अगर डिमांड बढ़ रहा है तो उस उधर हम एक्सपांशन वर्ड यूज करते हैं, और डिमांड कम हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज करते हैं। मैं क्विकली बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, आपको रिकॉल हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। और इसमें डिमांड का जो कर्व है वो मूवमेंट करता है। क्या करता है बेटा? मूवमेंट करता है अलोंग द कर्व, शिफ्ट नहीं होता। कौन से कंसेप्ट में? वेरिएशन इन डिमांड। वापस एक बार बताता हूं। वेरिएशन मतलब जब डिमांड सिर्फ प्राइस की वजह से बदल रहा है, अदर फैक्टर रिमेन्स क्या हो गए? कांस्टेंट। तो उसमें अगर डिमांड बढ़ रहा है तो उसे हम एक्सपांशन कहेंगे, कम हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, और यहाँ पे डिमांड का मूवमेंट करता है अलोंग द कर्व। दूसरा कंसेप्ट है चेंज इन डिमांड, जहां पे आपका प्राइस कांस्टेंट होता है, मतलब प्राइस बदलता नहीं, वो सेम है। ड्यू टू अदर फैक्टर्स की वजह से अगर आपका डिमांड चेंज हुआ तो उसे चेंज इन डिमांड कहते हैं। अगर डिमांड बढ़ा तो उसे इंक्रीज इन डिमांड कहा जाएगा, और कम हुआ तो डिक्रीज इन डिमांड कहा जाएगा। और इस केस में तुम्हारा डिमांड का क्या होता है? शिफ्ट होता है बेटा। तो याद रखना, ये चेंज और वेरिएशन वाला कंसेप्ट था जो 12th लेवल पे भी अच्छे से हो गया था। चलो सारांश में क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से हम समझते हैं कि द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट व्हेन देयर इज राइज इन इनकम। देखो इनकम मतलब क्या? ये अदर फैक्टर हो गया ना, प्राइस की वजह से तो नहीं। तो इसीलिए वर्ड ऑब्जर्व करो, शिफ्ट है। राइट मतलब देखो पॉजिटिव, अगर डिमांड बढ़ेगा तो आपका डिमांड का राइट साइड को शिफ्ट होगा, और डिमांड कम होगा, डिक्रीज होगा, तो लेफ्ट साइड को शिफ्ट होगा। जैसे उन्होंने कहा राइज इन इनकम, ये अच्छी बात है। इनकम बढ़ रहा है तो उससे डिमांड बढ़ेगा। अब आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। क्या आपका डिमांड को मूवमेंट करेगा, शिफ्ट करेगा? शिफ्ट करेगा तो राइट साइड को करेगा कि लेफ्ट साइड को करेगा? तो याद रखिएगा, अगर आपका इनकम इंक्रीज हुआ है तो आपका डिमांड भी मतलब बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और इस केस में आपका चेंज वाला कंसेप्ट है, क्योंकि प्राइस की वजह से नहीं, अदर फैक्टर की वजह से डिमांड बदल रहा है, इसीलिए आप कहोगे शिफ्ट टू द राइट, अगर ऐसे एमसीक्यूज में आपको आंसर लिखना रहा तो। अनलेस द गुड्स इंफीरियर, बट ऑब्वियस, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना कि इंफीरियर गुड्स रहा तो आप ये एक्सेप्शन में चला जाएगा। ठीक है, rise in the price of substitute, fall in the price of complement, rise in the population and change in the taste favor of the commodity, the opposite change will shift the demand curve the left। मतलब सर ये इनडायरेक्टली इन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया है पता है बेटा? चेंज इन डिमांड दिया है। चेंज इन डिमांड मतलब ये सारी चीजें आप पढ़ो, सारे एग्जांपल अदर देन प्राइस है। अदर देन प्राइस फेवरेबल चेंज है, जिससे डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड का राइट साइड को शिफ्ट होगा। और अनफेवरेबल चेंज है, देखो अनफेवरेबल मतलब जिससे डिमांड कम हो तो डिमांड को लेफ्ट साइड को शिफ्ट होगा। और ये चेंज इन डिमांड है क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज हो रहा है। ठीक है, a demand schedule is table that show various price and the corresponding quantity demanded। डिमांड शेड्यूल आर टू टाइप, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये तो हमने 12th लेवल पे देखा ही था कि जहां पे बस एक ही कंज्यूमर का बिहेवियर चेक होता है, उसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। जहां पे एक कॉलम में प्राइस, एक कॉलम में क्वांटिटी डिमांड दिया होता है। सपोज प्राइस अगर 10 20 30 40 ऐसे बढ़ रही है तो आपका प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बट ऑब्वियस कम होगा, 50 40 30 20 या ऐसा आपने देखा था। और मार्केट डिमांड में क्या होता है? जहां पे एक से ज्यादा कंज्यूमर होता है, मतलब आपने ऐसे देखा था कि एक कॉलम में प्राइस है, एक कॉलम में कंज्यूमर ए बी सी, तीन कंज्यूमर दिए हुए हैं। ठीक है, और इन तीनों का हॉरिजॉन्टल टोटल हम लेते थे, 5 प्लस 6 सपोज और प्लस 7, ऐसे हॉरिजॉन्टल टोटल करके सबका कलेक्टिव अगर डिमांड हम काउंट करते हैं तो उसे टोटल या मार्केट डिमांड कहा जाता है। एनीवेज यहाँ पे आपका डिमांड का पूरा चीज खत्म हुआ। जो चीजें नहीं भी थी वो भी मैंने बताने की कोशिश की, जैसे वेरिएशन और चेंज मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, चलो ये चीज खत्म हुआ। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू हो रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, ये 3B था हमारे इकोनॉमिक्स में जो महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़े। और जब मैंने आपको पढ़ाया था बेटा तो इतना स्ट्रेस मत लो, सिर्फ आप लोग नहीं, मतलब वो मॉड्यूल में इतने पेजेस दिखते तो बर्डन आ जाता है, बाकी कंसेप्चुअल आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला।
अब देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स टू चेंज इन द वेरिएबल ऑन द विच डिमांड डिपेंड्स। मतलब ना, अगर इनकम पे डिपेंड है तो उसे इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं, प्राइस पे डिपेंड है तो प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं, अदर गुड्स क्या प्राइस है तो क्रॉस इलास्टिसिटी होता है। मैं सब बताऊंगा, अभी सिर्फ ध्यान दीजिए। रिस्पॉन्सिवनेस की बात है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है, अरे कितना परसेंट प्राइस चेंज होने से कितना परसेंट डिमांड कम हुआ, ये एग्जैक्ट बताओ हमको, कितना रिस्पॉन्स है, कम है ज्यादा है, इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा बेटा, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर 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 आपका जो रिस्पॉन्स है, अगर आपका जो रिस्पॉन्स है वो कम है, रिस्पॉन्स है अगर वो क्या है बेटा, कम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इनइलास्टिक। अगर आपका रिस्पॉन्स ज्यादा है तो इसे क्या कहेंगे, इलास्टिक। अब आप देखोगे कि एक केस में क्या होता है कि एकदम स्लाइट चेंज होता है प्राइस में, एकदम स्लाइट चेंज होता है प्राइस में, लेकिन आपका डिमांड ऐसे अनलिमिटेड बढ़ जाता है, तो इसको इन्फिनिट चेंज, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहा जाता है कि बहुत बदलाव आ गया। एक केस में जीरो चेंज होता है, उसे परफेक्टली इनइलास्टिक कहा जाता है कि कोई चेंज ही नहीं है, कोई चेंज नहीं, कम चेंज तो उसे इनइलास्टिक कहा जाएगा, और ज्यादा चेंज उसे इलास्टिक कहा जाएगा। ये वर्ड्स मैंने आपको बता दिए। अब दोस्तों हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद मैं आपको मेरा भी मास्टर्स चार्ट ड्रॉ करूंगा अभी इसी रिवीजन लेक्चर में, ताकि इलास्टिसिटी का आपका सारा टेंशन खत्म हो जाए। यूजुअली चैप्टर 2 में ही ज्यादा बर्डन है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर उन्होंने दे दिया है। चलो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम देखते हैं, और इंस्टीट्यूट का सारांश कवर कर रहे हैं, तो इसमें कोशिश करते हैं कि हर एक चीज हम पढ़ ले ताकि दिक्कत ना रहे। Price elasticity of demand refers to percentage change in quantity demanded of commodity as result percentage change in price of that commodity। ठीक है भाई, कि क्या बात कर रहे हैं कि कितना परसेंट आपका क्या चेंज हुआ है, क्वांटिटी डिमांड, क्यों, इन रिस्पॉन्स टू व्हाट, चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। प्राइस के रिस्पॉन्स में अगर आप डिमांड कितना बदला है ये अगर चेक कर रहे हो तो उसे प्राइस इलास्टिसिटी कहा जाएगा। ठीक है, a demand curve slope downward to the right and the sign of price elasticity is negative, we normally ignore the sign of elasticity and concentrate on the coefficient, greater the absolute coefficient greater the price elasticity of demand। तो बस ये कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। अगर कोई सवाल आ गया तो यूजुअली हम इस पे ध्यान देते हैं, जितना ज्यादा एब्सोल्यूट कोएफिशिएंट होगा उतना ग्रेटर इलास्टिसिटी रहेगा करके। और ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, आपने देखा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही फॉर्मूला उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं, ये डिवाइड का साइन है करके। ठीक है सर, व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड, बस ये बता दीजिए। अब आपको मैं बताऊं बेटा, एकदम सिंपल रखता हूं। परसेंटेज डेल्टा मतलब चेंज है, ये लिख लीजिए, परसेंटेज चेंज, ओके, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए का डिमांड चेंज हो रहा है, क्यों सर, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी। मतलब किसी और कमोडिटी का प्राइस बदल रहा है तो किसी और कमोडिटी के डिमांड पे इंपैक्ट हो रहा है। यूजुअली ये सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है। देखो, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी, कमोडिटी एक्स, जैसे कि ये सपोज ए था, मैं यहां पे लिखता हूं एक्स। एक्स का क्वांटिटी डिमांड चेंज हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। मतलब चाय का डिमांड चेंज हुआ क्योंकि कॉफी का प्राइस चेंज हो गया, कार का डिमांड चेंज हुआ क्योंकि पेट्रोल का प्राइस चेंज हो गया। तो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में यूजुअली आप कौन सा इलास्टिसिटी देखते हो, क्रॉस इलास्टिसिटी, ये समझो। क्रॉस इलास्टिसिटी ध्यान में आया, ओवरव्यू मिला, यस और नो, यस। ओके, अब आगे जाएंगे सर, इनकम इलास्टिसिटी। व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी? सिंपल है राजा, कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम बदलने की वजह से अगर आपके डिमांड में कोई इंपैक्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनकम इलास्टिसिटी कहेंगे करके। बाकी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं, ये पढ़ लेते। फॉर और नॉर्मल गुड्स इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, या आईएमपी कर लो, या आईएमपी कर लो। नॉर्मल गुड्स मतलब सर आपका इनकम बढ़ा तो आप नॉर्मल गुड्स ज्यादा खरीदोगे, तो ऑल नॉर्मल गुड्स इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड, गुड्स हैविंग नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी आर नॉन एज इंफीरियर गुड्स। मतलब सर अगर ये एमसीक्यूज आया कि जो इंफीरियर गुड्स है उसके केस में इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है, ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, कि ऑप्शन सी जीरो, नन ऑफ द अबव। तो आप अगर आपको आया कि अगर वो इंफीरियर गुड्स है, उस केस में इनकम इलास्टिसिटी क्या रहेगा राजा, नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी रहेगा। ठीक है, और जो नॉर्मल गुड्स है उसमें इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ये भी देख लो, ये भी आईएमपी कर लो।
ये भी आईएमपी कर लो। सर सारांश में ऑलरेडी छोटी-छोटी कम-कम चीज़ें पढ़ रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं करके। क्या है? इफ द इनकम इलास्टिसिटी फॉर गुड्स इज़ ग्रेटर दैन 1, देखो क्या कह रहे हैं कि ग्रेटर दैन 1 है अगर क्या? इनकम इलास्टिसिटी, सच गुड्स आर कॉल्ड लग्जरी गुड्स। ऑन द अदर हैंड इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ लेस दैन 1 इट इज़ कॉल्ड नेसेसरी। अब देखो ये कुछ नई चीज़ें जो आपने अभी समझ ली। क्विकली, ज़्यादा वक़्त नहीं जा रहा है सर, 15 ही मिनट का टाइम हुआ है लेकिन चैप्टर 2 को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में आ रहे हैं कि अगर सर ऐसे कुछ सवाल आता है कि XYZ गुड्स का जो इनकम इलास्टिसिटी वो ग्रेटर देन 1 है, तो बताइए कौन से कैटेगरी में आएगा? कौन सा राजा? लग्ज़री गुड्स के कैटेगरी में आएगा। अगर इनकम इलास्टिसिटी क्या है? ग्रेटर देन 1। अगर आपको पूछा गया कि बताओ XYZ गुड्स का जो इनकम इलास्टिसिटी वो लेस देन 1 आ रहा है। कैसे आ रहा है? लेस देन 1। तो कौन से कैटेगरी में आएगा? तो नेसेसिटी में आएगा करके। दैट्स ऑल। ये दोनों ही पैरा इम्पोर्टेंट है। बाकी ऊपर तो उन्होंने नॉर्मल वही दिया है, अपना जो इनकम इलास्टिसिटी है क्योंकि इनकम की वजह से जो आपका डिमांड चेंज हो रहा है, तो उसको इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं। डन हो गया? हाँ, बाकी छोटे-छोटे चीज़ें अर्क इलास्टिसिटी व्हेन प्राइस एंड क्वांटिटी चेंजेस आर डिस्क्रीट एंड लार्ज, वी हैव टू मेजर द इलास्टिसिटी ओवर अर्क ऑन ऑफ द डिमांड कर्व। देखो बेटा, सिंपल है कि जब जो भी प्राइस है और डिमांड है, वो कैसा चेंज हो रहा है बहुत ज़्यादा लार्ज इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे? मेजर करेंगे इलास्टिसिटी को कहाँ पे? ऑन द अर्क ऑफ द डिमांड कर्व। ठीक है? नाउ ये क्या है? पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व। इन पॉइंट इलास्टिसिटी वी मेजर इलास्टिसिटी ऑन गिवन पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व व्हेन द पॉजिटिव प्राइस चेंज is somehow larger, or when the price elasticity is to be found between 2 points or 2 points are positive demand curve, we use arc elasticity। देखो ये अल्टीमेटली पॉइंट भी हमको कहाँ पे लेके आ रहा है? अर्क इलास्टिसिटी पे ही लेके आ रहा है। मैं आपको बताऊं, इसमें ना एक ग्राफ आपने देखा रहेगा, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। 12th लेवल पे ये चीज हुई है। सपोज ये आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर सेंटर में कोई पॉइंट आता है, सेंटर में, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? इज इक्वल टू 1। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज करवा रहा हूं बेटा कि आपका लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट, ऐसे आपने पढ़ा था कि लोअर सेगमेंट सपोज इस पूरा जो कर्व है, ये डिमांड कर्व है, इसका अपन लेंथ पकड़ते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लोअर एग्जैक्ट बीच में से उसे डिवाइड करेंगे तो इधर भी 5 सेंटीमीटर आएगा, ऊपर भी 5 सेंटीमीटर आएगा। तो जो मिडल पॉइंट है वहां पे आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर क्या होता है? इक्वल टू 1, मतलब यूनिटरी। लेकिन सपोज ये पॉइंट इधर कट होता, तो इमेजिन करो कि नीचे के सेगमेंट में आंसर आ रहा है 8 और ऊपर आंसर आ रहा है 2। ठीक है, तो अब लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट ऐसा आंसर है, तो इधर आंसर तुम्हारा ग्रेटर देन 1 होगा। अगर सेगमेंट में मिडल से ऊपर कोई पॉइंट आ रहा तो वहां पे आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन 1। अगर आपका कोई पॉइंट इधर आ रहा है एग्जैक्ट वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे याद करो ऐसे कहो जा रहा था, मतलब यहां पे आपका जो चेंजेस है वो कैसे है? इन्फिनिट है, इन्फिनिट। तो यहां पे वाई एक्सिस पे अगर पॉइंट आया तो इन्फिनिट होता है। ओके, अगर मिडल के नीचे आया, तो सपोज ये 2 है और ऊपर वाला 8 है, तो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, तो लेस देन 1 आंसर आएगा। तो यहाँ पे ना लेस देन 1 होता है, और अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट आया तो यहाँ पे आंसर 0 होता है, परफेक्टली इलास्टिक करके। ये देखो ऐसे वर्टिकल जाता था। ये बहुत डिटेल में सिखा है, लेकिन ये चीज ध्यान में रखना सर, वापस एक बार बता रहा हूँ कि ऐसा कोई कर्व आया, ये इलास्टिसिटी को दिया है आपको पॉइंट्स पे, तो सेंटर में इक्वल टू 1 आंसर रहेगा। इसके ऊपर रहा तो ग्रेटर देन 1, नीचे रहा तो लेस देन 1, वाई एक्सिस पे इंफिनिटी और एक्स एक्सिस पे 0। इस तरीके से हमने देखा था। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे भाई और बहनों। अब जो मैं आपको पॉइंट करवा के दे रहा हूं वो ध्यान से करिएगा और इसको रिवीजन के तौर पे अच्छे से समझ लीजिएगा करके। देखो हम लोगों ने क्या देखा है, एक तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मैं पेड़ लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, और एक होता है यूनिटरी। क्या होता है राजा? यूनिटरी। यूनिटरी, तो इससे एमसीक्यूज आपके सारे डन हो जाने वाले हैं, ध्यान से देखना करके। क्या है, मैं सबके ना पहले तो ग्राफ निकालता हूं। ये है मेरा y एक्सिस और ये है मेरा x एक्सिस, सेम ये है मेरा y एक्सिस, ये है x एक्सिस। आप देखते जाइए, थोड़ा स्पीड आपका बट ऑब्वियस ज्यादा ही रहेगा, मैं उम्मीद करता हूँ 1.5 या 2 की स्पीड पे देख रहे होगे। जब मैं कर्व बना रहा हूं तो आप ज्यादा स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको एक ही लेक्चर में सारी चीजें बतानी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इससे छोटे छोटे सवाल आपके डन हो जाए टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी के। ठीक है बेटा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब होता है? कि जब तुम्हारा कोई स्मॉल चेंज हुआ, स्मॉल या स्लाइटेस्ट चेंज हुआ, कहाँ पे? प्राइस में। स्मॉल चेंज या यू कैन से नो चेंज इन प्राइस, और आपका डिमांड कैसे चेंज हुआ? इन्फिनाइट चेंज हो गया किसमें? डिमांड में।
इन्फिनिट चेंज हो गया किसमें? डिमांड में। तो इसे आप लोग क्या कहते हो? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जहां पे आप कहते हो कि प्राइस तो कुछ नहीं बदला, लेकिन डिमांड कैसे बदल गया? एकदम मतलब स्ट्रेट चला गया करके। तो इस केस में ईडी का जो साइन है, ईडी का जो साइन है वो कैसा होता है बेटा? इन्फिनिट होता है। उल्टा आठ बोलो, ठीक है। और कर्व का जो शेप है वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। और मैं कहूं पैरेलल, पैरेलल टू विच एक्सिस? एक्स एक्सिस को पैरेलल होता है करके। तो इतने पॉइंट आप ध्यान में रखना। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का साइन है इन्फिनिटी। इसमें जो कर्व का शेप है वो हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू विच एक्सिस? एक्स एक्सिस। और यहां पे आपको इसका मीनिंग भी बता दिया। अब बात करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। और ये परफेक्टली इलास्टिक है ना बेटा, ये इमेजिनरी है करके, ठीक है, हाइपोथेटिकल है, ऐसा दिया हुआ है, तो कहीं आए तो ध्यान में रखना। ठीक है, अब बात करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब देखो इन्होंने यहाँ पे मीनिंग में क्या कहा है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस, मैं रेड में लिखता हूं करके, ठीक है, इरिस्पेक्टिव, इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस, कि प्राइस कितना बदल रहा है इससे लेना देना कुछ नहीं। आपका डिमांड क्या होगा? देर इज नो चेंज इन डिमांड, डिमांड में जीरो चेंज होगा। नो चेंज इन डिमांड, या फिर लिखो नो चेंज इन डेल्टा, मतलब नो चेंज इन डिमांड। तो इस केस में आपका ईडी का जो साइन है वो क्या रहेगा बॉस? जीरो रहेगा। ईडी का साइन क्या रहेगा? जीरो। और यहां पे कर्व कैसे जाएगा बता बेटा? इस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो परफेक्टली इनइलास्टिक में आपका जो कर्व का शेप है वो क्या होता है? वर्टिकल होता है। क्या होता है? वर्टिकल। और पैरेलल टू कौन सा एक्सिस होता है बोलो तो? पैरेलल टू कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस होता है। खत्म। इसके कोई ऑब्जेक्टिव अगर आए परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, तो परफेक्टली इनइलास्टिक में लिखना कि रिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन व्हाट राजा? प्राइस, की प्राइस में कितना भी बदलाव हो इस पर डिमांड पे कोई इंपैक्ट आता नहीं। देयर इज नो चेंज इन डिमांड। ईडी का साइन क्या रहेगा? जीरो। और यहाँ पे कर्व का जो शेप है परफेक्टली इनइलास्टिक में वो क्या होता है? वर्टिकल। और पैरेलल टू विच एक्सिस? वाई एक्सिस। क्या इतना क्लियर हो गया आपको? बोलो यस और नो। हाँ, और इसके एग्जाम्पल ये कहाँ पे यूजुअली यूज होता है करके, तो सॉल्ट और मेडिसिन, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड के। व्हाट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड? सपोज आपका प्राइस अगर 10% से चेंज हुआ, तो आपका डिमांड मोर देन 10%, मतलब कहा जाता है सपोज 20% से चेंज हो गया, तो प्राइस के कंपैरिजन में जब डिमांड ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है उसे क्या कहते हैं? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और हमारा फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्या? क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो देखो 20 अपॉन 10, तो आंसर क्या आएगा? 2, विच इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे ईडी का जो साइन है वो ग्रेटर देन 1 होता है। क्या होता है बेटा? ग्रेटर देन 1। कहां पे? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। जैसे मैं आपको कहता हूं ये नॉर्मल कर्व था, प्राइस चेंज हुआ सपोज इतना और डिमांड चेंज हो गया इतना, तो यहाँ पे आपका जो शेप बनता है वो ऐसा फ्लैटर होता है। कैसा होता है बेटा? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में कर्व का शेप क्या होता है? फ्लैटर। क्या होता है? फ्लैटर। इस पे ऑब्जेक्टिव आए तो ध्यान में रखना, ईडी का साइन ग्रेटर देन 1, तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में ईडी का साइन ग्रेटर देन 1 है, और तुम्हारा जो कर्व है वो कैसा है? फ्लैटर है करके। ठीक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में क्या होगा? अगर आपका प्राइस 10% से चेंज हो रहा है तो डिमांड लेस देन 10%, समझो 2% से बदला, इस केस में जो ईडी का साइन है वो लेस देन 1 होता है। क्या होता है? लेस देन 1। तो जैसे मैं आपको बताऊं, ये मेरा नॉर्मल कर्व था, फिर प्राइस तो बहुत ज्यादा बदला बट डिमांड ने कम रिएक्ट किया, तो इस केस में ये जो मेरा कर्व बना है ना, ये जो मेरा कर्व बना है, ये कैसा कर्व बना है दोस्त? स्टीपर। कौन सा स्लोप है? स्टीपर स्लोप है। तो अब कर आपको पूछा कि इन केस ऑफ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कर्व का शेप क्या होगा? स्टीपर होगा। उम्मीद है आपका रिवीजन हो रहा है करके। ठीक है, फिर यूनिटरी। यूनिटरी में क्या होता है कि जब आपका प्राइस 10% से बदल रहा है और डिमांड सेम रिस्पॉन्ड कर रहा है, 10% ही रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मतलब सर यहाँ पे ईडी का जो साइन होता है वो होता है इक्वल टू 1। क्या होता है? इक्वल टू 1। ध्यान से समझना बेटा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इसमें जीरो होता है और यूनिटरी में इक्वल टू 1 होता है। इधर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं करके। तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, ये पहला कर्व है और सेम दूसरा आएगा, और यहाँ पे जो कर्व बनता है उसका नाम होता है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला बेटा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हो गया। तो व्हाट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड? की जहां पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब जितना आपका प्राइस बदल रहा है उतने सेम प्रपोर्शन में क्या हो रहा है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इक्वल है, तो उसे कहेंगे यूनिटरी। और यूनिटरी में तुम्हारा कर्व का शेप क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये उसके साइन हो गए ईडी का इन परफेक्टली
इलास्टिक में इन्फिनिट, परफेक्टली इनइलास्टिक में जीरो, रिलेटिवली इलास्टिक ग्रेटर देन वन, रिलेटिवली इनइलास्टिक लेस देन वन, और यूनिटरी में होगा इक्वल टू वन। और सबके मैंने यहाँ पे ग्राफ भी बता दिए, यही कर्व नीचे भी दिए थे करके आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अब जैसे मैंने बताया आपका सारा ही चीज यहाँ पे खत्म हो गया करके। ठीक है, ये स्टीपर हो गया, ये फ्लैटर हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है करके उसके बाद आपको यूनिटरी में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, अब दोस्तों डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेशन, बैंडवैगन इफेक्ट और स्नोब इफेक्ट, इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। जब हम देखेंगे अपने इस सारांश में तो एक एग्जांपल से पढ़ते हैं जहां पे ना ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और स्नोब इफेक्ट में क्या फर्क है एक्चुअली समझेगा, और इस पे सवाल भी आ सकता है अगर इंस्टीट्यूट ने तुमको एक ऐसा उदाहरण दे दिया है ना, खुद मॉड्यूल में दिया है, तो फिर तो डेफिनेटली यार कुछ तो बात बनती है। लेकिन एग्जाम्पल पढ़िए, ये पढ़ने के बाद भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन ही होता है ये दो पॉइंट, लेकिन एग्जाम्पल से पूरी बात क्लियर होती है। देखिए क्या कहा है, when some people start investing money in share market, then many people start following the same without considering advantage and disadvantage। तो डेमोन्स्ट्रेशन मतलब देख देख के लोग उस चीज को खरीद रहे हैं या उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे 10 दोस्तों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, मुझे नॉलेज नहीं, मैंने भी पैसा डाल दिया, तो इसको कहेंगे डेमोन्स्ट्रेशन या बैंड वैगन इफेक्ट। क्या बेटा, डेमोन्स्ट्रेशन और क्या, बैंड वैगन इफेक्ट। इतना समझा। व्हाट इज स्नोब इफेक्ट? स्नोब इफेक्ट का एग्जांपल पढ़िए क्या बता रहे हैं। इफ मिस एक्स एंड मिस वाई आर रिच, राइवल मतलब एक कॉम्पिटिटर, बोलते ना कि मैं, वो बोल रही मैं अमीर हूं, ये बोल रहे मैं अमीर हूं करके, है ना, एक राइवल है, अपना एक कंपटीशन चल रहा है उनके अंदर। ठीक है, इफ एंड इफ एनी in any party Miss X wear on expensive dress, on seeing it Miss Y who also having same dress decide to reject the use of the same dress further, rather Miss Y will try to use even more expensive। स्नोब इफेक्ट में बोल रहा है कि यहाँ पे वो ज्यादा एक्सपेंसिव खरीदेगी अगर दोनों के पास सेम ड्रेस है। होता है ना कि अगर वो पहन के चली गई और दूसरी लेडी बाद में है तो बोलेगी अरे इसका कॉपी क्या है, इसमें क्या, अच्छा सेम वैल्यू 1 करोड़ का अगर खरीद रहे तो क्या ही बड़ी बात है, वो 2 करोड़ की चीज खरीदने जाएगी। तो जब ऐसा कंपटीशन है तो इसको हम स्नोब इफेक्ट कहते हैं। याद रखना, बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है कि 10 लोग जो कर रहे हैं वो 12 लोग कर रहा है, तो बैंड वैगन या डेमोन्स्ट्रेशन। और स्नोब इफेक्ट क्या है कि उसने क्या, मैं नहीं, उससे भारी मैं कुछ खरीदूंगा। अब यहाँ पे ना ये इस पॉइंट पे एमसीक्यू समझिए। जो बैंड वैगन इफेक्ट है या डेमोन्स्ट्रेशन है, लीड टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी। ये इस पे एमसीक्यूज आ सकता है। हाँ, क्या कि डेमोन्स्ट्रेशन से, क्योंकि लोग देखे देखे चीजों पे खरीद रहे तो डिमांड बढ़ेगा। लेकिन स्नोब इफेक्ट में क्या हो रहा है, उसके पास जो चीज है वो नहीं खरीदूंगा, मैं कुछ नया खरीदूंगा, तो इससे डिक्रीज इन डिमांड फॉर पर्टिकुलर कमोडिटी। तो ये एमसीक्यूज का आंसर आपका क्लियर हो सकता है। बोलो एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? हाँ या ना, ये आईएमपी कर लीजिए बॉस, बाकी तो कुछ नहीं। डेमोन्स्ट्रेशन इज साइकोलॉजिकल इफेक्ट विच पीपल डू द सेम विद अदर डूइंग, दे डू नॉट हैव आइदर देयर ओन बिलीफ एंड द थिंकिंग। उनका कुछ नहीं, लोगों बोलते हैं ना कि जहां दुनिया जा रही वहां पे हो जा रहा है। दैट इज साइकोलॉजिकल इफेक्ट। कौन सा? डेमोन्स्ट्रेशन और बैंडवैगन। Snob effect. It is understood as desire to possess a unique commodity having prestige value. It quite opposite to the bandwagon or demonstration. Yes, ये इससे जुदा है। किससे? स्नोब इफेक्ट इन दूसरों से अलग है। ये बात करते हैं कि प्रेस्टीज वाली बात है, दूसरों से कुछ यूनिक चाहिए, तो ये बोलना स्नोब इफेक्ट। और बाकी साइकोलॉजिकल सब जो कर रहे वही करना है, उसे बैंड वगन नहीं तो क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन। क्या क्लियर है बॉस? 2 3 4 बार मैंने यही पे बता दिया। ठीक है भाई और बहनों, आगे बढ़ेंगे। डिमांड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या है कि आप अंदाजा लगाते हो फ्यूचर में क्या डिमांड हो सकती है करके। तो फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड ये आर्ट एज वेल एज क्या है, साइंस। तो अगर ये एमसीक्यूज आता है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ लिखना कि डिमांड फोरकास्टिंग आर्ट भी है, साइंस भी है। किस चीज को प्रेडिक्ट करना, अंदाजा लगाना, प्रोबेबल डिमांड फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज एट फ्यूचर डेट, the basic certain on the basis of certain past behavior pattern of some related event and prevailing trends in the present। मतलब सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि अगर फेस्टिवल है, कोई मेला वगैरह आया है तो उस पर डिमांड ज्यादा रहेगी एक्सवाइजेड। तो आपने पास्ट का अनुभव लेके फ्यूचर में क्या डिमांड हो सकती है उसका अंदाजा लगाया। तो आर्ट एंड साइंस से इतना ध्यान में रखना, डिमांड फोरकास्टिंग इज ओवर डन, ज्यादा टेंशन मत लो। अब बात करते हैं यूटिलिटी की। जो महाराष्ट्र के बोर्ड के बच्चे, उनके लिए चैप्टर 2 हुआ करता था यूटिलिटी। व्हाट इज यूटिलिटी? अगर शॉर्ट में मैं बताऊं तो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, उसे यूटिलिटी कहा जाता है। मतलब सर, दोस्तों, आपको पानी की बोतल दी जाए और पानी की बोतल को नीचे से कोई सपोर्ट ही नहीं है, मतलब उसको वो नीचे से टूट गई है समझो, पानी डाला गिर गए, क्या आपका वांट सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं, तो उसका कोई यूटिलिटी भी नहीं है।
ठीक है? आपको मतलब आपने देखा होगा कि आपके आपके हाथ में घड़ी है, जो टाइम दिखा रही है, तो आपको कितने बजे, कितना टाइम हुआ है, ये उससे समझ में आ रहा है, तो उससे बेनिफिट हो रहा है। तो आपकी वांट कितना टाइम हुआ, ये समझने की वांट सैटिस्फाई हुई, तो वो वांट को सैटिस्फाई करने का जो कैपेसिटी है, उसको ही प्रोडक्ट का क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है सर। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छा इन्होंने चार्ट दिया है, बहुत सारी चीज़ों को बहुत ईज़िली कंप्लीट कर दिया है, तो आप भी कोशिश करना लेक्चर से जुड़े हो, तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा तो है ही बेटा, लेकिन समझने की कोशिश करो, बहुत आपको इसमें और चीज़ें समझेगी। द यूटिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर इज़ मेजर ऑफ सैटिस्फैक्शन दैट कंज्यूमर एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज when he spend money on stock of commodity which has capacity to satisfy want। सर इतना याद नहीं रहा तो छोड़ो यार, व्हाट इज यूटिलिटी? जब कोई बंदा खर्चा करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि बदले में उसको बेनिफिट मिले, और वो जो बेनिफिट है, उसकी जो डिजायर कंप्लीट हो रही है, उसका जो वांट सेटिस्फाई हो रहा है, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहेंगे करके। अब दो इंपॉर्टेंट थियरी है और यहां से एमसीक्यूज आ सकता है। क्या दो इंपॉर्टेंट थियरी है? टू इंपॉर्टेंट थियरीज आर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जो किसने दिया हुआ है, प्रपोन किया है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। एंड इंडिफरेंस कर्व थियरी, जो किसने दिया हुआ है? हिक्सन एलन। अब मैं आपको बताऊं राजा कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी, देखो यूटिलिटी में जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी जो अप्रोच है, और क्या है? इंडिफरेंस कर्व। अब मार्जिनल यूटिलिटी तो आपको नाम तो पता चल गया, अल्फ्रेड मार्शल, और इंडिफरेंस को क्या है? हिक्सन एलन। दोनों में मुद्दा और झगड़ा, ये दोनों आए कहां से पता है? मार्शल का कहना था कि हम लोग यूटिलिटी को नंबर में गिन सकते हैं, तो ये कार्डिनल अप्रोच फॉलो कर रहा था। कौन सा अप्रोच फॉलो कर रहा था? कार्डिनल। कार्डिनल मतलब नंबर में गिन सकते हैं, अजम्पशन लगाया था अल्फ्रेड मार्शल। जबकि हिक्सन एलन का कहना है कि आप किसी भी यूटिलिटी को नंबर्स में कैसे गिन सकते हो? भूख लगी है तो लगी है भाई, दो रोटी खाने से तुम बोलते हो पेट भर गया, आप नंबर में नहीं बोलते कि इतना परसेंट भर गया, उतना परसेंट नहीं, ये गिन नहीं सकते। तो इंडिफरेंस को में हिक्सन एलन ने कौन सा अप्रोच अपनाया? ऑर्डिनल अप्रोच। पहले ही अप्रोच को समझ लो, ये शब्द आपको बार बार आएंगे। कार्डिनल का मतलब होता है, कार्डिनल का मतलब होता है नंबर्स में गिनना, और ये अप्रोच किसने दिया था बोलो तो? ये अप्रोच आपको दिया था ये अप्रोच आपको दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। और ऑर्डिनल का मतलब होता है बेटा, ऑर्डिनल का मतलब होता है क्या? नंबर में नहीं गिनना, आप प्रेफरेंस के बेसिस पे जाते हो, और प्रेफरेंस के बेसिस पे जाने का ये किसने कंसेप्ट दिया? हिक्सन एलन, इंडिफरेंस को। ठीक है, बराबर। ऑर्डिनल, प्रेफरेंस, कार्डिनल, नंबर। कार्डिनल अल्फ्रेड मार्शल, ऑर्डिनल हिक्सन एलन। ठीक है सर। Okay, the law of diminishing marginal utility state that consumer increase the consumption of commodity, every successive unit of the commodity give lesser and lesser satisfaction to the consumer। तो अब ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं थी आपको, आपको पता है। और टीयू और एमयू का रिलेशन आपने यहाँ पे देखा रहेगा, मतलब आप देखो यहाँ पे मैं आपको टेबल ड्रॉ करके देता हूँ, आप जरा ध्यान से समझिएगा। ये यूनिट है, ये टोटल यूटिलिटी है, और ये क्या बेटा? मार्जिनल यूटिलिटी करके, जरा ध्यान से देखिएगा। 10, 8, जरा मैं आपको रिलेशन भी बता देता हूँ और वो पॉइंट भी कवर करता हूँ जो यहाँ पे शायद नहीं हुआ। 10, 8, 6, 4, 2, 0 और -2। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। 10, 18, 18, 24, 28, 30, 30, और ये हो गया 28। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो, जैसे जैसे बंदा एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता है, वैसे वैसे उसका टोटल यूटिलिटी क्या होता है? बढ़ते जाता है। लेकिन उसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते जाता है बेटा? कम 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 होते जाता है। एक लेवल पे उसका टोटल यूटिलिटी क्या हो जाता है? मैक्सिमम। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? जीरो। इसे पॉइंट ऑफ सैटिटी कहते हैं, बराबर है कि नहीं? उसने इस यूनिट के बाद भी अगर कंजम्पशन चालू रखा तो उसको डिसयूटिलिटी हो जाएगा, मतलब उसका एमयू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो आपने इसी चार्ट को, सॉरी, इसी शेड्यूल को ऐसे चार्ट में देखा था कि इनिशियल लेवल पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। फ्रॉम द स्टार्टिंग बेसिक पॉइंट पे, पहले यूनिट पे टीयू और एमयू क्या होता है? सेम। जैसे फर्दर तुम्हारा कंजम्पशन बढ़ता है, वैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है बेटा? डिमिनिश हो रहा है। एक सर्टन पॉइंट पे जब तुम्हारा टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, तब तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? जीरो। और जब उसके बाद भी तुम कंज्यूम करोगे तो तुम्हारा टीयू डिक्लाइन होगा और एमयू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये कुछ रिलेशनशिप हमने देखा था। बोलो यस और नो। इसे डिसयूटिलिटी कहते हैं करके, इसे पॉइंट ऑफ सैटिटी कहते हैं, जहां पे आपका टीयू क्या है? मैक्सिमम, और एमयू क्या है? जीरो। ठीक है, ये भी एक रिवीजन हो गया सर। चलो आगे बढ़ेंगे। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, अच्छा इसमें हम ये चीज देखते हैं, इंडिफरेंस को।
अच्छा, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है राजा? इंडिफरेंस कर्व अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरह का प्रेजेंटेशन आपको दिखेगा। ठीक है, ये ग्राफ दे दिया और इसमें ऐसे कर्व निकाला हुआ है। अलग अलग कर्व हो सकते हैं, लेकिन ये कभी भी एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करता। अब इंडिफरेंस कर्व बता रहा हूं, किसने दिया है इंडिफरेंस कर्व का ये जो थियरी है? हिक्स एंड एलन। कौन से अप्रोच पे काम करता है? ऑर्डिनल। बोलो ऑर्डिनल मतलब प्रेफरेंस पे काम करेंगे, नंबर वंबर हो गए नहीं। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है? देखो, ये वाई एक्सिस को नहीं टच कर रहा है ना एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ये प्रेफरेंस की बात कर रहा है, मतलब आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, एक तरफ रहेगा आइसक्रीम, एक तरफ रहेगा चॉकलेट। अगर आपको आइसक्रीम ज्यादा खानी है तो चॉकलेट कम कीजिए, अगर आपको चॉकलेट ज्यादा खानी है तो आइसक्रीम कम कीजिए। ये जो आप छोड़ रहे हो ना, इसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जिसे एमयू कैसे होता है, वैसे इसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस के नाम से जाना जाता है। ऐसे चार्ट आप मॉड्यूल में देखोगे। बट एनीवेज, ये जो इंडिफरेंस कर्व है, अगर एक ग्राफ में बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व आए तो उसे इंडिफरेंस कर्व मैप कहा जाता है। दूसरी बात, ये है इंडिफरेंस कर्व 1 ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, और हर एक पे एक एक पॉइंट में रखता हूं। सपोज नंबर में लिखता हूं 1 2 3 4। कौन से नंबर पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा? तो हम एक थियरी पढ़ते हैं, जितना बाहर तुम्हारा इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? सेटिस्फेक्शन होगा करके। याद रखना इसको, जितना बाहर इंडिफरेंस कर्व है उतना ही ज्यादा क्या है? सेटिस्फेक्शन है। तो बहुत बार एक ऐसा एमसीक्यूज आता है, आपको ऐसे अलग अलग इंडिफरेंस कर्व दिए जाते हैं, उसपे पॉइंट प्लॉट किए जाते हैं ए बी और सी, और पूछा जाता है बताइए इनमें से कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? तो पॉइंट सी पे। लॉजिक है, जितना बाहर का इंडिफरेंस का उतना ज्यादा क्या रहेगा? सेटिस्फेक्शन करके। एनीवेज, अब कुछ इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ लेंगे राजा। क्या है जरा देखते हैं। इंडिफरेंस को ऑर्डिनरी थियरी है, शो हाउस होल्ड प्रेफरेंस को दिखाती हो। अल्टरनेटिव बंडल्स, उसके पास हमेशा दो कमोडिटी का वो प्रेफरेंस होगा, दोनों में से क्या सिलेक्ट करना है उसे इंडिफरेंस कर्व के नाम से जाना जाएगा कि आप किसकी तरफ ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो। इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ध्यान से सुनिए, यहां पे सवाल आ सकता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व आर इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड। ये पहला प्रॉपर्टी, ये आ सकता है सवाल आपको। क्या इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड होता है कि डाउनवर्ड? आपने देखा ना, इसे डाउनवर्ड जाता है वो। कैसा? डाउनवर्ड। दूसरा, ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। ओके, डाउनवर्ड टू द राइट। इट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अंडरलाइन करो क्या बेटा? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये ओरिजिन है, ओरिजिन को क्या हो रहा है? ये कॉन्वेक्स हो रहा है। पहला डाउनवर्ड टू द राइट, दूसरा ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, तीसरा टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आप कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि ये दो इंडिफरेंस को एक दूसरे को कट कर गए, ऐसा होगा नहीं। टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर बी क्या बेटा? इंटरसेक्ट, वो एक दूसरे को तोड़ेंगे नहीं। इट विल नेवर टच द एक्सेस, और क्या बेटा? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऐसे भी नहीं देखोगे कि दोनों ने टच कर दिया। इंडिफरेंस कर्व कभी भी कोई भी एक्सेस को टच भी नहीं करेगा। एंड हायर द इंडिफरेंस कर्व इज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और जैसे मैंने बताया कि जितना बाहर का इंडिफरेंस का होगा उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपका रहेगा करके। दोस्तों मुझे बताओ, क्या पहले पांच कितने आपने प्रॉपर्टीज पर इंडिफरेंस का? ओके, क्विकली चलो, क्विकली बता दो मुझे। पहला क्या पढ़ा कि इंडिफरेंस का आपने देखा कि स्लोप क्या है उसका? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड स्लोप है। कौन से साइड को? राइट साइड को। राइट साइड को डाउनवर्ड स्लोप है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था बेटा? ये ओरिजिन को क्या है? कॉन्वेक्स। ये लिख लो करके, कॉन्वेक्स। तीसरा आपने पॉइंट पढ़ा कि कोई भी दो इंडिफरेंस को क्या नहीं करेंगे? इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को ऐसे तोड़ेंगे। चौथा पॉइंट क्या है? कि वो कोई भी एक्सिस को टच नहीं करेंगे। ठीक है, नॉट टच टू एनी एक्सिस, नॉट टच टू एनी एक्सिस, ना तो एक्स ना तो वाई, किसी को भी टच नहीं करेगा। और पांचवा क्या है? जितना तुम्हारा बाहर का हाइयर द लेवल, जितना बाहर का इंडिफरेंस कर्व रहेगा उतना सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा? ज्यादा। ये पांच प्रॉपर्टी याद रखिए। कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर द बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। अब ये बजट लाइन का क्या सीन है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, बजट लाइन वाले पॉइंट में। ठीक है, बजट लाइन को और कौन से नाम से जाना जाता है जरा बताइए? प्राइस लाइन के नाम से जाना जाता है। ऊपर का पॉइंट में इसमें कवर करता हूँ। मतलब क्या है सर? देखो, जरा ध्यान से देखो। एक तरफ इस इंडिफरेंस कर्व पे नैनो है, इस इंडिफरेंस कर्व पे सपोज आप समझो मारुति सुजुकी का कोई अच्छा खासा कार है, जैसे ब्रेजा करके एक है। ठीक है, इट इज इस इंडिफरेंस कर्व पे बीएमडब्ल्यू है, इस इंडिफरेंस कर्व पे पोर्शे है। तो अलग अलग कार दिए हुए हैं। लेकिन मेरे जेब में कितना पैसा पड़ा हुआ है पता है सर? मेरे जेब में 12 1 लाख पड़ा है या 15 लाख रुपया पड़ा है। तो मुझे पता है कि 15 लाख में मैं ना तो पोर्शे खरीद सकता हूं ना बीएमडब्ल्यू खरीद सकता हूं। अच्छा, सेटिस्फेक्शन ज्यादा देंगे, बट मेरा बजट कितना है? बजट का मतलब आपका इन सिंपल वर्ड में अपनी औकात कितनी है।
है ना? अपना लेवल कितना है, जितना बोलते हैं ना कि भाई लेवल है उतना ही आप इन्वेस्ट करो या उतना ही आगे जाओ। आपके पास 15 लाख है तो ठीक है, नैनो मत खरीदो, छोटी गाड़ी मत खरीदो। आपके पास अच्छा बजट है तो आप एटलीस्ट ब्रीजा खरीद लो, है ना? या जो भी उस भाव में आता है, मैंने एक एग्जांपल दिया रैंडमली। तो बजट लाइन का मतलब होता है आपका लिमिट, आप कहाँ पे, और इक्विलिब्रियम पॉइंट इसे ही कहते हैं। फिर ये जो ऊपर पॉइंट आया था ना, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, कि कंज्यूमर एट एन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। टेंजेंट मतलब यहाँ पे वो अटैच हो जाएगी। एक सवाल ऐसे आता है, मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, अभी अभी तक अगर आप लेक्चर में जुड़े हुए हो, तो ऐसे अलग अलग इंडिफरेंस कर्व आपको दिए जाते हैं, ठीक है? अलग अलग इंडिफरेंस कर्व दिए जाते हैं और आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करके दी जाती है, इसे बजट लाइन कहते हैं। ये जो रेड वाला अभी मैं कर रहा हूँ ना, इसे बजट लाइन कहते हैं, ठीक है? इसको बजट लाइन कहते हैं। टेंजेंट मतलब क्या, ये इंडिफरेंस कर्व को यहाँ पे ना ऐसे टच हुई है, तो आपको पूछा जाएगा बताओ कि कौन से इंडिफरेंस कर्व पे कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट खरीदेगा। मतलब यहाँ पे होगा पॉइंट ए, यहाँ पे बी सी डी, तो आप बोलोगे बी। भले सी और डी, डी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा बट उसका बजट उतना नहीं है, उसके बजट के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट हो सकता है, बी। वो सी पे भी नहीं जाएगा, डी पे भी नहीं जाएगा, और कम क्यों करे, अगर उतना पैसा है तो वो बी पे रहेगा, वो सी नहीं डी पे नहीं जाएगा और ए पे भी नहीं आएगा। उसका जितना मैक्सिमम अटेन कर सकता है, वो सेटिस्फेक्शन ले सकता है, तो बी पे, क्योंकि बजट लाइन वहां पे टेंजेंट है, इंडिफरेंस का ऊपर टच हुई है। ऐसा एक सवाल आता है करके। बजट लाइन और प्राइस लाइन शो ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच आर कंज्यूमर कैन बाय स्पेंडिंग हिज गिवन मनी, money income in the two goods at their given price. The slope of budget line determined by the relative price of two goods, it's equal to price ratio of two goods। ठीक है, इतना टेंशन मत लो अभी, लगता है तो इक्वल टू प्राइस रेशियो अंडरलाइन कर लो। ठीक है, बस बाकी बजट लाइन का यही एक मतलब था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर सरप्लस, ये वाली बात आएगी। देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, ये इंडिफरेंस कर्व 1 है, इंडिफरेंस कर्व 2, 3, 4, 5। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा। बताना सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन से इंडिफरेंस कर्व पे मिल रहा होगा। आपका आंसर होना चाहिए इंडिफरेंस कर्व 5। क्यों? क्योंकि जितना बाहर का इंडिफरेंस कर्व होगा, उस उधर उतना सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। अगर एक ग्राफ में बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व आए तो उसे क्या कहा जाता है, इंडिफरेंस कर्व मैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो, इंडिफरेंस कर्व मैप कहा जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर इंडिफरेंस कर्व 5 पे तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन एक तरफ देखो आपको बजट लाइन दिख रहा है, और ये बजट लाइन में आपको दिख रहा होगा कि आप इंडिफरेंस का 1 पे कोई पॉइंट आ रहा है, 2 पे कोई पॉइंट आ रहा है और 3 पे भी पॉइंट आ रहा है। तो 1, 2 और 3 को कंपेयर करो तो उसमें से तो 3 ज्यादा ही सेटिस्फेक्शन देगा, तो आप यहां पे अपना कमोडिटी मतलब रहोगे करके यहां पे सिलेक्ट करोगे प्रोडक्ट। एनीवेज, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, बस इसका इतना फॉर्मूला याद रखना बेटा। क्या, व्हाट कंज्यूमर इज रेडी टू पे। मैंने ऐसा एग्जांपल दिया था आपको कि कोई बंदा डेजर्ट में, मतलब बोलता ना वाळवंटा हरून गेलेला है, बहुत दिनों से प्यासा है, उसके सामने पानी की बोतल है, वो बोलता है 1000 रुपए मांगे तो भी दे दूंगा, तो रेडी टू पे 1000 रुपया है। लेकिन सामने वाले ने बोला 20 रुपए दे दो सर, वाह, तो अचानक से उसका जो है 980 रुपीज बच गया ना, इसे ही कंज्यूमर सरप्लस कहा जाएगा। व्हाट कंज्यूमर रेडी टू पे लेस व्हाट ही इज एक्चुअली पेड, मतलब उसने कितना एक्चुअली दिया है। वो 1000 रुपया देने को रेडी था, लेकिन एक्चुअली उसने कितना दिया बॉस, उसने 20 रुपया दिया, तो 980 कंज्यूमर सरप्लस हो गया करके। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस हो गया। लास्ट चीज बताऊंगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी आईएमपी मार्क कीजिए दोस्तों, इसे वेरी 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 आईएमपी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसे मार्क करिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करके। क्या है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिलेटेड टू इंडिफरेंस कब आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व फॉर दिस टू गुड्स आर स्ट्रेट, अंडरलाइन कीजिए, स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइन with constant slope along with the curve, और द इंडिफरेंस कर्व हैज कांस्टेंट एमआरएस। तो दो पॉइंट यार अंडरलाइन कीजिए, स्ट्रेट और पैरेलल लाइन और कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये आपका मैं कहूं यूटिलिटी कैसे होता है, उस तरीके से आप समझो। ठीक है, जिसमें एमआरएस भी कांस्टेंट होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कांस्टेंट होता है, और इसका स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पैरेलल लाइन होगा, कांस्टेंट स्लोप होगा करके। कौन से केस में, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अब जैसे कि पेप्सी और कोको कोला समझ लो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आप कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल, ये दोनों ही चाहिए, एक के मतलब एक रहा दूसरे के बिना काम नहीं होगा। गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट व्हेन कंज्यूमर इज इंटरेस्टेड इन कंज्यूमिंग ओनली फिक्स प्रोपोर्शन। इन सच अ केस द इंडिफरेंस कर्व विल बी कंसिस्ट टू स्ट्रेट लाइन, अंडरलाइन करना बेटा, टू स्ट्रेट लाइंस, टू स्ट्रेट लाइन, यहां पे देखो, ठीक है, विथ राइट
एंगल बेंट विथ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इन अदर वर्ड एल शेप। तो भाई यही याद रखना कि एल शेप जो इंडिफरेंस कर्व है, एल शेप इंडिफरेंस कर्व है, कौन से गुड्स में आता है? सब्स्टिट्यूट की कॉम्प्लीमेंट्री। जब आपका गुड्स परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उसमें इंडिफरेंस कर्व का शेप क्या होता है? एल शेप होता है। देखो फायदा हो रहा है सारांश का, है ना? मतलब आप एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हो या कभी भी देख रहे हो, आपको चैप्टर 2 पे एक ओवरव्यू मिल रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। चैप्टर 2 में ऐसा कर सकते हैं हम लोग। यस और नो बेटा? तो ये ध्यान से आप इतना करिए, और यहाँ पे आपका आ गया आंसर कि ये क्या होगा? एल शेप कर्व होता है जब इंडिफरेंस कर्व क्या होगा? परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में ये देखना क्या, पैरेलल लाइन विद कांस्टेंट स्लोप अलोंग विद द कर्व, इंडिफरेंस कर्व है कांस्टेंट एमआरएस कर्व सब्स्टिट्यूट की केस में। बस इतना डन हो गया भाई और बहनों। अब आ रहे हम लोग सप्लाई पे, और अब चैप्टर इजी हो जाता है। सप्लाई मतलब किसके बिहेवियर के बारे में हम लोग देखते हैं? प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में। मैं कुछ बातें आपको बता दूंगा और यहीं पे चीजें भी खत्म हो जाएगी। प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि जब प्राइस ज्यादा हो तब वो सप्लाई ज्यादा करे, जब प्राइस ज्यादा हो तब वो सप्लाई क्या करे? ज्यादा करे। इसीलिए प्राइस और सप्लाई में कौन सा रिलेशनशिप होता है बेटा? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे आपने देखा कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन प्राइस और सप्लाई में कौन सा रिलेशनशिप है बोलो तो? प्राइस और सप्लाई में आप कहोगे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है, और प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई भी क्या होगा करके? कम। ठीक है, ओके सर। बाकी कुछ नहीं है, मतलब और ये तो पता है कि सप्लाई आपका डिपेंड डिपेंड होगा स्टॉक पे और प्रोडक्शन पे करके, है ना? अगर आपका जितना स्टॉक है उतना ही आप क्या कर पाओगे? सप्लाई। स्टॉक से ज्यादा आप सप्लाई कर सकते नहीं। यस सर करके। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या है? प्राइस ऑफ द गुड्स। यस सर, ये वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स है। अगर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ेगा, और प्राइस कम हुआ तो सप्लाई कम होगा। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। यस, वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या सर? जैसे कोई प्रोड्यूसर है, वो लैंड रेंट पे लेके काम कर रहा है, और इसका जो प्राइस है, जैसे कि लैंड का जो प्राइस होता है वो क्या हो बेटा? रेंट। अब रेंट अगर बढ़ गया तो नुकसान है ना, इस चीज को समझिएगा, कंसेप्चुअली समझिएगा। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस बढ़े तो कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर है उसे परवड़ेगा नहीं, उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ तो सप्लाई कम कर देगा। ऐसे कुछ तो है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ी तो सप्लाई बढ़ेगा। जैसे पहले इंसान मैन्युअली काम कर रहे थे तो 4 ही चीज प्रोड्यूस हो रही थी। अब मशीनरी आ गया, टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ तो अब 50 चीज प्रोड्यूस हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी अगर फेवरेबल है, चेंज है, तो आपका सप्लाई भी बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल है, टैक्सेस वगैरह कम कर दिए, तो बट ऑब्वियस फायदा होगा किसे सर? प्रोड्यूसर को। तो वो क्या करेगा? ज्यादा सप्लाई करेगा। और गवर्नमेंट पॉलिसी अनफेवरेबल है तो सप्लाई कम हो जाएगा। उसके बाद नेचर ऑफ कंपटीशन एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री। बट ऑब्वियस जितना कंपटीशन ज्यादा, जितने लोग ज्यादा, उतना सप्लाई ज्यादा रहेगा। एंड अदर फैक्टर्स, नेचुरल कैलेमिटी वगैरह, कि आपने अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन देखो तो वहां पे अगर वेदर कंडीशन खराब है तो वहां पे सप्लाई कम हो जाएगा। किसका? एग्रीकल्चर कमोडिटी का। और वेदर कंडीशन अच्छा है तो सप्लाई ज्यादा होगा। अदर फैक्टर्स में ये सारी चीजें आएगी करके। तो ये डिटर्मिनेंट्स है। किसके डिटर्मिनेंट्स है? सप्लाई के। बहुत ज्यादा लोड नहीं लेने का, आपने देखने का कि प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप डायरेक्ट है, और ये बाकी अदर डिटर्मिनेंट्स तो पैरेलल चलते रहेंगे। ठीक है सर। सप्लाई कर्व क्या होगा? अपवर्ड मूवमेंट होगा। ठीक है सर। इक्विलिब्रियम मतलब क्या सर? जहां पे तुम्हारा डिमांड, जहां पे तुम्हारा डिमांड और जहां पे तुम्हारा सप्लाई क्या होगा राजा? जहां पे तुम्हारा डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेगा जिस प्राइस पे, उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। ये तो इजी करके, कोई दिक्कत नहीं है। सर व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? बेटा ये ना अगेन रिस्पॉन्स को मेजर करेगा, और यहां पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो इधर सच में टेंशन मत लो, क्योंकि आपने प्राइस इलास्टिसिटी अच्छे से किया ना, डिमांड अच्छे से किया ना, वैसे ही है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक। देखो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में ईडी का साइन क्या था? जीरो। तो परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, यस मतलब इन इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इन इलास्टिक क्या रहेगा? जीरो। अच्छा, रिलेटिवली रिलेटिवली लेस मतलब रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में लेस देन वन था ना, तो रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई में भी आंसर रहेगा लेस देन वन। अब अपने आप को ना वो कंसेप्ट को लिंक करने की कोशिश करो, तो आपको ये रहेगा कि इतना अलग अलग ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना है, सेम चीज में हमारी पढ़ाई हुई है। ठीक है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या था? ईडी इज वन। तो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई क्या रहेगा? ईएस इज इक्वल टू वन। ठीक है। रिलेटिवली ग्रेटर मतलब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या था? ग्रेटर देन वन। वैसे रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई क्या होगा? ग्रेटर देन वन। और
परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इन्फिनिटी था, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई भी क्या रहेगा, इन्फिनिटी। वैसी ही चीज है जैसे आपने कहा पढ़ा था, डिमांड में पढ़ा था। अब ये प्रोडक्शन मतलब नेक्स्ट चैप्टर चालू हो रहा है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये पूरा तुम्हारा किसका पॉइंट था राजा, किसका पॉइंट था बोलो तो चैप्टर नंबर 2 के सारे पॉइंट्स थे। सप्लाई में आपका वो चेंज और वेरिएशन का भी सेम कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो कि प्राइस की वजह से सप्लाई बदला तो वेरिएशन, और अदर देन प्राइस की वजह से सप्लाई बदला, प्राइस कांस्टेंट है तो चेंज इन सप्लाई, ऐसे रहेगा करके। ठीक है दोस्तों, तो इस सारांश में इतनी सारी बातें दी थी, कुछ बातें मैंने एडिशनल भी इसमें बताई जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट थी करके। तो यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 इंस्टीट्यूट ने जो सारांश दिया है, एक एक्स्ट्रा चीज थी वो भी कंप्लीट की। मैंने चैप्टर 1 भी करके दिया, चैप्टर 2 भी करके दिया, तो अब आप, और चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट था, वो होने की जरूरत थी रिवीजन। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत टेंशन आता है, तो इसमें से आपके बहुत सारे पॉइंट रिवाइज हो गए, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों। और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी खत्म हो गया कि यार वो देख लिया हमने जो इंस्टीट्यूट ने दिया था सारांश करके। तो उम्मीद है आप लोग अपने आप पे भरोसा रखोगे और आपका पेपर अच्छा जाएगा जितना आप पॉजिटिव रहोगे, है ना? अच्छी चीजें सोचोगे तो अच्छा होगा, खुद के बारे में बुरा सोचोगे, ब्रेन को लेके डाउटफुल रहोगे, मैं भूल गया तो क्या, ऐसे सोचो ही मत, आपको सब याद आने वाला है। सुपर ब्रेन है अपने पास यार, और वह सुपर कंप्यूटर से ज्यादा कैपेसिटी इसमें है ना, साइंटिस्ट ने प्रूव किया हुआ है। तो आप अपने आप पे भरोसा रखिए, इस पे भरोसा रखिए, वो बराबर एग्जाम में आपको आंसर याद दिलाएगा। आपका काम है ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का, वो पढ़िए और चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो यही पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, और आप अच्छा ही करने वाले हो, खुद पे भरोसा रखिए, पेपर दीजिए, एन्जॉय कीजिए प्रोसेस को, और अपने आप पे मैं बार-बार कह रहा हूँ कि भरोसा रखिए, मुझे क्योंकि पता है कि आप में बहुत काबिलियत है। बस आप अपने आप को समझना चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।